हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऊष्मा से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। हम वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ेंगे इनको, और किस तरीके से जितने भी ऊष्मा से रिलेटेड हमने टॉपिक जो है पहले कवर कर लिया है, उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं सबको कवर करते हुए चलेंगे। दोस्तों यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, और छोटा सा एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो क्या क्या है हमारे। तो अगर हम देखो बात करें, जैसे ताप मापने वाले यंत्र को हम तापमापी कहते हैं। ठीक है, ताप मापने के लिए पदार्थ के किसी ऐसे गुण का प्रयोग किया जाता है जो या तो ताप पर निर्भर करता है, ठीक है, जैसे द्रव के आयतन में प्रसार और पदार्थ के विद्युत प्रतिरोध में परिवर्तन। ठीक है, तापमापी जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के होते हैं। द्रव तापमापी, गैस तापमापी और प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, ताप युग्म तापमापी और पूर्ण विकिरण तापमापी। ठीक है, तो चलिए हम बारी बारी से इनको देख लेते हैं कि इनका जो काम है किस तरीके से होता है और कितने कितने सेंटीग्रेड तक का इनका क्या होता है, मेजरमेंट कर सकते हैं। पारा तापमापी लगभग क्या है, -30 डिग्री से 350 डिग्री तक के ताप के लिए प्रयुक्त होता है। इस तापमापी में पारा कांच में रखा रहता है। ठीक है, इसका प्रयोग द्रवों के तापमान के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और गैस तापमापी क्या होता है? इसका जो प्रयोग है गैसों के ताप मापन में किया जाता है। इस प्रकार के तापमापियों में स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस तापमापी से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को मापा जा सकता है। हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन गैस लेने पर 1500 डिग्री तक के ताप का मापन किया जा सकता है। ठीक है, यदि हाइड्रोजन की जगह हम क्या, यदि हम नाइट्रोजन गैस लेने पर इतने की जगह इतना और हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन ले सकते हैं तो 1500 डिग्री तक, और यदि हाइड्रोजन गैस होगी तो 500 डिग्री। ठीक है, और प्लेटिनम जो है प्रतिरोध तापमापी क्या होता है? और ताप बढ़ने से धातु के तार के विद्युत प्रतिरोध में परिवर्तन है। इसी सिद्धांत पर प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी बनाया जाता है। इसके द्वारा -200 डिग्री से 1200 डिग्री तक के ताप को मापा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों ताप युग्म मापी क्या होता है? और ताप युग्म ताप मापी सीबेक के प्रभाव पर आधारित, किसके प्रभाव का? सीबेक के प्रभाव पर। और इसका जो तापमान होता उपयोग होता है -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री तक के मापों के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए हम बात कर लेते हैं आगे। पूर्ण विकिरण तापमापी क्या होता है? कि इस तापमापी में तापमापी को वस्तु के संपर्क में नहीं रखा जाता है, अतः दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का ताप इसी प्रकार के तापमापी द्वारा मापा जाता है। इसके द्वारा प्रायः 500 डिग्री से ऊंचे ताप ही मापे जाते हैं, इससे नीचे का ताप नहीं, क्योंकि इसमें कम ताप की वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण उत्सर्जित नहीं करती हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होगी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो छोटा सा एक प्यारा सा कमेंट भी क्या है उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, ताकि अपना भी क्या है मोटिवेशन होता रहे। तो यह तापमापी क्या होता है? स्टीफन्स के नियम पर आधारित है। यह जो तापमापी स्टीफन्स के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा उसके परमताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, और तापीय संतुलन क्या होता है? यदि दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं और उनके बीच ऊष्मा का प्रभाव नहीं होता है तो ऐसी अवस्था को हम तापीय संतुलन कहते हैं। संतुलन ताप क्या होता है? दो भिन्न ताप वाली वस्तुओं को यदि हम क्या है संपर्क में रखने से जिस ताप पर उनके बीच ऊष्मा का प्रवाह शून्य हो जाता है उसको हम क्या है, संतुलन तापमापी कहते हैं। मतलब ऊष्मा का जो प्रवाह है दो वस्तुओं को रखेंगे तो अगर शून्य हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे उसको? संतुलन तापमापी। ऊष्मा धारिता क्या होती है? हीट कैपेसिटी क्या होती है? किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री है 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ऊष्माधारिता कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक जूल प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। इसे प्रायः C द्वारा व्यक्त किया जाता है। विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल किलोग्राम पर सेकेंड और केल्विन की पावर -1 होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होगी आपको। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अतः जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता अन्य पदार्थों की तुलना में सबसे अधिक है। ठीक है, जल की सबसे ज़्यादा होती है। चलो हम कुछ बात कर लेते हैं ऊष्मा धारिताओं के बारे में। बर्फ की 2100, पारा की 140, लेड की 130, लोहे की 460, केरोसिन की 210 और जल की 4200। ठीक है, जल की सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट छोड़ दिया होगा। और चलिए हम बात कर लेते हैं आगे। ऊष्मीय प्रसार क्या होता है? किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन में जो वृद्धि होती है ऊष्मीय प्रसार कहलाती है। रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है? किसी ठोस वस्तु का 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर उसकी लंबाई में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को हम क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे हम क्या अल्फा से सूचित करते हैं। अगर हम बात करें इसके सूत्र की, तो रेखीय प्रसार गुणांक क्या हो जाएगा? लंबाई में वृद्धि बटे वास्तविक लंबाई इंटू ताप में वृद्धि, ठीक है। और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक जो होता है उसको बीटा से प्रदर्शित करते हैं। और किसी ठोस वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को हम क्या है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या हो जाएगा अपना? क्षेत्रफल में वृद्धि अपॉन वास्तविक क्षेत्रफल इंटू ताप में वृद्धि, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होगी। अब आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है? किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री से बढ़ाने पर उसके आयतन में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। इसको ईटा से, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा से प्रदर्शित किया जाता है। और आयतन प्रसार गुणांक क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे? आयतन में वृद्धि बटे वास्तविक आयतन इंटू ताप में वृद्धि, ठीक है। आयतन में वृद्धि बटे वास्तविक आयतन इंटू ताप में वृद्धि। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होगी। और यदि हम बात करें अल्फा बीटा गामा के बीच में रिलेशन, तो 1:3 होता है, ठीक है। रेशियो में 1:3। और अगर हम बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा और गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, यही से निकल आया, ठीक है। और अगर हम बात करें द्रवों का जो प्रसार होता है वो किस तरीके से होता है? द्रवों का ठोसों की भांति अपना कोई निश्चित आकार नहीं होता है, हमें पता है। अतः द्रव को गर्म करने पर आयतन बदलता है, अतः उसके आयतन में प्रसार होता है। पदार्थ का जो घनत्व है गर्म करने पर घटता है, ठीक है। जो पदार्थ होते हैं उनका जो घनत्व है गर्म करने पर क्या हो जाता है दोस्तों? घट जाता है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं अब आगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और आपने एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट छोड़ दिया होगा। पानी का असामान्य प्रसार क्या होता है? ठीक है, तो अधिकांश द्रवों को गर्म करने पर उनके घनत्व में कमी एवं वृद्धि में आयतन में वृद्धि होती है, लेकिन पानी 0 डिग्री से 4 डिग्री तक गर्म करने पर आयतन घटता है तथा 4 डिग्री के बाद गर्म करने पर आयतन बढ़ना शुरू कर देता है। इसका अर्थ है कि 4 डिग्री पर जल का घनत्व अधिक होता है तथा आयतन न्यूनतम होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।